नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के गणित विषय का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी आधारभूत तथ्य हैं उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे और फिर प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय वास्तविक संख्याएँ। और इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के यानी वास्तविक संख्या के जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हो इस पाठ को समझने में। और फिर लास्ट में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को, पाँचों प्रश्नों को एक एक करके हल भी करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने अध्याय को। हमारे अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएँ। ठीक है, देखिए इसको रियल नंबर कहते हैं। संख्या तो आपको पता है, इसको नंबर कहते हैं, लेकिन यह वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की। क्लास 9th में 9वीं कक्षा में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ना, तो पहला जो चैप्टर है 9वीं क्लास का जो संख्या पद्धति है, ठीक है, अगर उसको आप पढ़े होंगे तो आपको यह अध्याय एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आपने उस अध्याय को नहीं पढ़ा है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एकदम आसान भाषा में इसको समझाने का। ठीक है, तो यह जो वास्तविक संख्या है इसको हम लोग समझते हैं। पहले चलते हैं कॉपी पर। ये हम लोग समझते हैं सबसे पहले संख्या को। देखिए जो संख्या है, दुनिया का कोई भी संख्या है जिसको नंबर कहते हैं, वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला है वास्तविक संख्या, जो वास्तव में वह संख्या होता है ना, उसको रियल नंबर भी कहते हैं। और दूसरा प्रकार है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। देखिए काल्पनिक संख्या का मतलब, देखिए कल्पना से बना है, मतलब वह संख्या होता नहीं है, वह सिर्फ कल्पना में ही होता है। ठीक, तो संख्या कितने प्रकार का है? 2 प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब जैसे 2 है, -4 है, 1/2 है, 4.2 है, ठीक है, √2 है, यह सब जो संख्या है यह सब क्या है? यह सब वास्तविक संख्या है। ठीक, इसका कुछ मान है, निकाल सकते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या जो है, आप इसका सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं या इसका मान आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए -4 का अंडर रूट, ठीक, आप इसका मान नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो देखिए 4 का अंडर रूट तो होता है क्या? 2। ठीक, क्योंकि 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, या अगर आप -2 कहेंगे तो भी सही है, क्योंकि -2 × -2 ये भी 4 हो जाएगा। यानी 4 का अंडर रूट 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। लेकिन अगर -4 का वर्गमूल अगर आपको कह दिया जाए निकालने के लिए, तो आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है। आप अगर 2 करेंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। अगर आप -2 करेंगे तो भी -2 × -2 क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। -4 आएगा ही नहीं। ठीक, तो -4 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, इसका आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं इसके मान का। ठीक है, तो यह जो काल्पनिक संख्या है इसको हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आगे कक्षा में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अभी आपको इस पर नहीं दिमाग लगाना है। अभी जो आपको पढ़ना है वह सिर्फ इस वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। यही आपके चैप्टर का भी नाम है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यह जो वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर, यह 2 भागों में है। ठीक है, पहला है परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा है अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बना है? वास्तविक संख्या। ठीक, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलकर बना है कुल संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए यह जो परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग समझेंगे यह अपरिमेय संख्या क्या है यानी इरेशनल नंबर क्या है। ठीक, तो देखिए यह जो परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर, यह 4 तरह के संख्याओं से मिलकर बना है। ठीक है, वह कौन कौन सा संख्या है? यह जो चारों संख्या है, यह है, पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, और भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अब देखिए अगर आप 9th क्लास वाला वीडियो मेरा देखे होंगे, पहला चैप्टर संख्या पद्धति का, तो उसमें यह सब चीज़ों को मैंने अच्छे से विस्तार में आपको समझा दिया है, इसका डिफिनीशन सहित लिखवा दिया है। ठीक है, इसको फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं। यह जो पहला प्राकृत संख्या है जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, यह गिनती की संख्या है। जैसे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप अनंत तक चले जाएंगे, यह क्या है? यह प्राकृत संख्या है। ठीक है, आप गिनती की संख्या है। जैसे आप किसी चीज़ को गिनते हैं, जैसे आप 5 आदमी हैं, पाँचों आदमी एक दूसरे को गिनिएगा, तो आप 0 से थोड़ी शुरू कीजिएगा, आप 1 से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो प्रकृति में विद्यमान है वह प्राकृत संख्या है। ठीक, अच्छा अब चलते हैं हम, अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख ले प्राकृत संख्या। एक से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। उदाहरण में आप यह लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अनंत तक। अगला है आपका पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। ठीक है, यह होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या है, तो देखिए आप यह जो प्राकृत संख्या है इसमें सिर्फ आप शून्य मिला देंगे। ठीक है, तो अब यह क्या हो गया, अब यह हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी शून्य से लेकर अनंत तक की गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। आप लिख सकते हैं इतना परिभाषा में। ठीक, उदाहरण में आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब देखिए अगला है 3 नंबर पूर्णांक, इसको इंटीजर्स कहते हैं। यह पूर्णांक क्या है, ठीक, तो देखिए 0 से लेके 1 2 3 4 5 या तो धनात्मक संख्या हो गया। ठीक, अच्छा इसके पीछे जस्ट उलट के आप लिखेंगे तो यह -1 -2, ठीक है, -3 -4, ठीक, -5, इस तरह से अनंत तक जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप संख्या रेखा पढ़े होंगे 9th क्लास में हम पढ़ा दिए हुए थे पहले चैप्टर में, तो संख्या रेखा में शून्य बीच में होता है और इधर धनात्मक संख्या होता है और इधर ऋणात्मक संख्या। ठीक, तो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य इन सभी संख्याओं को मिला के हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या है आपको समझ में आ गया। धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याओं का योग क्या है, पूर्णांक है। संख्या रेखा पर सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाते हैं। अब अगला है आपका भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या के बारे में समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप तो जानते ही हैं। कोई भी संख्या जो बट्टा में है वह क्या है, भिन्न है। ठीक है, 1/2, 4/5, ठीक है, 1.2 दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यह सब क्या है, यह सब भिन्न संख्या है। और यही चारों को जब आप मिला देंगे तो यही चारों क्या बन जाता है, यह बन जाता है प्राकृत संख्या, ये परिमेय संख्या। ठीक है, इसी चारों को आप मिला देंगे तो यह क्या बन जाता है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हमको आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा की बात करें तो आप परिभाषा भी यहाँ से लिख सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए, वैसी संख्या देखिए जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, कोई भी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में अगर आप लिख सकते हैं तो वह संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यह बात जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि P और Q यह दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, और नीचे वाला जो यह डिनोमिनेटर है, हर है Q, ठीक है, यह शून्य नहीं हो। ठीक, तभी यह परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक, अच्छा ठीक इसी के उलट परिभाषा सेम है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जस्ट इसके विपरीत हो गया, जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वह क्या है, अपरिमेय संख्या है, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q बराबर शून्य नहीं हो। ठीक है, तो परिभाषा आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब देखिए यह परिभाषा को अगर आप कहेंगे कि सर यह -3 कैसे हो गया परिमेय संख्या, आप तो कह रहे हैं कि P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन यह -3 तो सिर्फ P है, तो आप इसके बटा नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह 3 है, 3 के संग 3 आप 4 है, 4 के बटा 1 लिख सकते हैं, यह 4/1 हो जाएगा, यानी P/Q के रूप में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कोई भी परिमेय संख्या जो होगा वह P/Q के रूप में होगा। ठीक है, और P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और नीचे Q बराबर शून्य नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और परिभाषा है इसका, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए इसका जो अगला जो परिभाषा है परिमेय संख्या का, यह है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। दशमलव प्रसार यानी 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियो में आप अगर देखे होंगे तो आपको उसमें हम बता दिए थे अच्छे से दशमलव प्रसार के बारे में, कौन सा शांत है, कौन सा आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है, कौन सा कैसा है। ठीक है, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वह कैसा होता है, शांत, या तो शांत होता है नहीं तो अनवसानी आवर्ती होता है। ठीक, यह शांत क्या है, यह अनवसानी आवर्ती क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए शांत को पहले समझ लेते हैं। जैसे आप अगर 1/2 करेंगे, 1 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक, 5 के बाद कुछ आएगा, नहीं आएगा। ठीक, तो यह क्या हो गया, यह शांत हो गया। ठीक, उसी प्रकार देखिए आप अगर 7 में आप 8 से भागा देंगे तो क्या होगा, 0.875 यहाँ पर आके रुक जाएगा।
ठीक। जब रुक गया इसका मतलब क्या हो गया, यह शांत हो गया। ठीक है, तो इस तरह के भाग को हम लोग दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। ठीक। और एक होता है अनवसानी आवर्ती। यह अनवसानी आवर्ती क्या है, ठीक है, तो आप अगर 11 में 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, आप भाग दे के देखें क्या आ रहा है। तो देखिए अगर आप 11 में 7 से भाग देंगे तो आपको आएगा 1.571428, 571428, 571428। ठीक। देखिए इसी तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ठीक, यानी यह जो है यह शांत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, 571428, फिर 571428, 571428, यही बार बार क्या होगा, आपको रिपीट करते आएगा। ठीक, तो इस तरह का भी जो दशमलव प्रसार है यह क्या होगा, परिमेय संख्या। और शांत दशमलव प्रसार भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन यह जो अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। यह कैसा है भाई, ठीक, तो आप कोशिश करें √2 के मान निकालने का। ठीक है, आप √2 का मान निकालने की कोशिश करें, या फिर पाई का मान जो होता है वह निकालने की कोशिश करें। तो देखिए जब आप इसका मान निकालेंगे √2 का, तो देखिए 1.4142356237 कहने का मतलब हमेशा अलग अलग तरह का अंक इसमें आपको आएगा। ठीक है, कोई भी अंक रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अनवसानी आवर्ती में क्या होता है कि कोई ना कोई 2 अंक या 3 अंक या 4 अंक बार बार रिपीट करता है। ठीक, लेकिन अशांत अनावर्ती में कोई भी अंक आपको रिपीट नहीं करेगा, जो मन होगा वह चलाएगा। ठीक, तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का भी अगर आप मान ज्ञात करेंगे तो 3.141592 इसी तरह से क्या होगा, हमेशा नया नया अंक आएगा, अदल बदल के आएगा, यानी एक साथ कोई अंक रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, कहने का मतलब है यह जो संख्या का जो अवधारणा है आपको अच्छे से समझ में आशा है हमको आ गया होगा। ठीक है, अगर आप कुछ इसमें से नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अगले पिछले भाग में हम जो बताए थे इसको अभी आप इसको तो आप लिखे ही होंगे। ठीक है, चलिए अब हम अध्याय को शुरू करेंगे। उससे पहले संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का कुछ और प्रकार है, इस प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो, एकदम आपको आसान लगे यह अध्याय। ठीक है, इसमें 5 संख्याओं का प्रकार है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको एक बार देख लें। पहला जो प्रकार है यह है सम संख्या है। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। यह सम संख्या क्या है, तो देखिए जो सम संख्या है यह ऐसा संख्या है जिसमें अगर आप 2 से भाग करेंगे, ठीक है, तो शेष क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, जैसे 6 है, 6 में आप 2 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, 12 है, इसमें आप 2 से भाग देंगे तो शेष शून्य हो जाएगा। ठीक है, 248 है ना, 466 है। इस सब संख्याओं में अगर आप 2 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो सम संख्या क्या है आपको आसानी समझ में आ गया। ठीक, हम चलते हैं अगला संख्या को समझते हैं, यह विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या है। तो यह जो विषम संख्या है यह ऐसा संख्या है जिसमें 2 से अगर आप भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 3 है ना, 9 है, 17 है, 19 है, ठीक, 5981 है। यह सब जो संख्या है यह सब कैसा संख्या है, अगर आप इस सब में 2 से भाग देंगे तो किसी भी स्थिति में शेष क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अच्छा, इसका एक और आप आसानी से इसका परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह क्या कहलाता है, सम संख्या, इवन नंबर। और ऐसा संख्या जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, ऐसा संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक, यह संख्या जिसके लास्ट में रहे सम संख्या है, और यह संख्या जिसके लास्ट में रहे, ठीक है, यानी इकाई स्थान पर रहे, वह क्या है, विषम संख्या है। ठीक, तो सम संख्या विषम संख्या समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमारा अगला जो प्रकार है वह है भाज्य संख्या। ठीक है, इस भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। यह कंपोजिट नंबर क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि ऐसा संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, यानी ऐसा संख्या जो
जिसका गुणनखंड 1 हो और वह संख्या खुद हो और उसके अलावा भी उसका कोई गुणनखंड हो। जैसे देखिए यह संख्या जो 6 है यह 1 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 2 से भी लग जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा, ठीक। या फिर देखिए 12 है, यह जो संख्या है यह 1 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा, ठीक, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, भाग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह का जो संख्या है यह कैसा संख्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक। लेकिन इसी के उलट अभाज्य संख्या यानी ऐसा संख्या जो अपने आप और 1 के अलावा किसी दूसरे से नहीं लगे, जैसे 3 है ना, इसके अलावा 11 है, ठीक, 19 है, इसके अलावा 29 है। यह जो संख्या है देखिए यह 1 से भाग लग सकता है 29 में, 29 से भाग लग सकता है, लेकिन इसके अलावा और किसी दूसरे संख्या से इसमें भाग आप नहीं दे सकते हैं, यह विभाजित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार 19 भी यह 1 से और अपने आप से ही विभाजित होगा, दूसरे से नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार 11 भी है ना, यह अपने आप से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसके परिभाषा में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि ऐसा संख्या जो सिर्फ 1 तथा अपने आप से ही विभाजित हो सके वह क्या है, वह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, ठीक। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, अगला है हमारा सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या है। तो देखिए यह जो सह अभाज्य संख्या है यह ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा है जिसका महत्तम यानी HCF क्या हो, महत्तम यानी HCF, महत्तम निकालना आपको आता होगा है ना, HCF इसको इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम यानी HCF क्या हो, 1 हो, ठीक। देखिए अभाज्य संख्या तो आप पढ़े ही हैं, जो 1 और सिर्फ अपने आप के अलावा किसी दूसरे से नहीं लगे, विभाजित नहीं हो। सह अभाज्य संख्या जो है यह दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है, ठीक, यानी दो ऐसा संख्या जो एक दूसरे से नहीं कटे, ठीक है, एक संख्या 1 के अलावा और किसी दूसरे से नहीं कटे, जैसे 3 और 5 का जोड़ा, यह क्या है, यह सहअभाज्य संख्या है, ठीक। या फिर 9, 11, यह क्या है, यह को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या है, ठीक। एक दूसरे इसका महत्तम अगर आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा किसी भी स्थिति में, ठीक। 12, 19 इसका महत्तम आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर, ठीक। अगर आप इस पांचों तरह के संख्या को अच्छे से समझ लिए हैं तो अब आगे आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अध्याय पे। अब हम बेसिक चीज़ों को समझ चुके हैं, अब हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस लेसन में आपको जानना क्या है, तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसी को आपको जानना है इस अध्याय में। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था, विभाजन यानी डिवीजन यानी भाग, आप जानते हैं भाग बनाते हैं आप, और एल्गोरिथम यानी इसका टेक्निक जो है या क्या है, एल्गोरिथम है, ठीक। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमको करना क्या है, ठीक है। तो इसके नीचे भी आपको दिया है कि इसका प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आपको मुख्यतः इसका प्रयोग किस में करना है, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक यानी HCF परिकलित करने में, ठीक। देखिए आप HCF यानी महत्तम निकालना आप सीखे होंगे अपने विद्यालय में, अपने ट्यूशन में, कहीं पे आप तो जानते ही होंगे महत्तम कैसे निकाला जाता है, ठीक। आज हम लोग क्या करेंगे, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या करेंगे, किसी दो धनात्मक पूर्णांक का महत्तम निकालेंगे यानी HCF निकालना सीखेंगे। एकदम आसान चीज़ है, इसको आप बिल्कुल भी भारी नहीं समझे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यह HCF यानी महत्तम है क्या, ठीक है। आप जानते ही हैं लेकिन फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं, एक बार देख लीजिए। तो देखिए यह है महत्तम, जिसको हम क्या कहते हैं, HCF, ठीक है। महत्तम को यानी महत्तम समापवर्तक होता है, और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। देखिए HCF महत्तम आप बनाए होंगे, बचपन में आप बनाते आ रहे होंगे, तो दो तरीका से यह बनता है, आपको पता ही होगा। वह दोनों तरीका क्या है, तो पहला है गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। इसको हम लोग फैक्टर मेथड कहते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके बनाते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या है, 4 है और 18 है, इस दोनों का आपको क्या करना है, HCF निकालना है। तो आप क्या करते थे ना, गुणनखंड विधि में आप क्या करते थे, 4 और 18 का गुणनखंड निकालते थे, यानी 4 और 18 का फैक्टर, 4 का फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड 2 गुने 2, ठीक। और 18 का फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होगा, 3 तिहाई 9 दूना 18, ठीक है, यही होगा, ठीक। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा फैक्टर
ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर जो दोनों में समान हो, दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक। बाकी कोई चीज़ इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका क्या है, 2 है, ठीक। तो इस तरह से इसका HCF यानी महत्तम क्या हो जाता था, 2। आंसर हम लोग निकाल लेते थे आसानी से, ठीक। ठीक उसी तरह भाग विधि के द्वारा भी हम लोग क्या करते थे, जैसे 4 और 18 का निकालना है तो हम लोग छोटा वाला संख्या से भाग देते थे बड़ा वाला संख्या में, ठीक। 4 चौका 16, ठीक। ऊपर से आ गया 2, नहीं कटा, ठीक। अब जब नहीं कटा तो फिर क्या करते थे, इसी शेष से भाग देते थे इसमें 4 में, ठीक है। अब क्या होता था, 2 दूना 4, जब तक नहीं करता था तब तक हम क्या करते थे, इसी प्रक्रिया को दोहराते जाते थे। लेकिन देखिए 4 फिर आ गया, 2 दूना 4, अब यह कट के 0 हो गया। तो यह जो आया आपका, यह क्या हो गया, यह HCF हो गया आपका, कितना आया, 2, ठीक है। तो दोनों विधि से हम लोग क्या करते थे, HCF निकालते थे, ठीक। तो ये HCF क्या है आपको समझ में आ गया। आज हम लोग क्या करेंगे इस अध्याय में, यह जो HCF है यह किस विधि से निकालेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो यही है आपका टॉपिक नंबर 1.2 आपके किताब में, क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा, अगले पन्ने पे आप देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यह प्रमेय 1.1 है। यह क्या कह रहा है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, लिख भी लेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R है, जहां R जो है यह R 0 के बराबर है या 0 से बड़ा हो सकता है, और यह जो B, यह B से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यह आपको पढ़ के समझ में नहीं आया, ठीक। लेकिन इसको अब हम थोड़ा आसानी करते हैं, चलते हैं हम कॉपी पर, यह क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप भाग बनाते होइएगा, भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोई भाग है, ठीक है, वह भाग है 9/2, यानी 9 में आपको 2 से भाग देना है। तो आप इसको कैसे बनाते थे, पहले 2 को भाग देते हैं कितना में, आप 9 में, ठीक। तो क्या होता है, 2 चौका 8, यह ऊपर से घट के कितना आता है, 1। आप भाग इस तरह से बनाते हैं, ठीक। जब आप इसी तरह से भाग बनाते हैं तो यह जो नीचे उतरा यह क्या है, यह जो इधर आया यह क्या है, और यह जो इधर था यह क्या है, और जिसमें आप भाग दिए हैं यह क्या है। इस चारों का नाम आपको पता है, नहीं पता है तो आप लिख लें। तो देखिए आप जो 2 से भाग दिए हैं यह क्या है, यह भाजक है, डिवाइजर है। आप 2 से 9 में भाग दिए हैं, यह 9 क्या है, भाज्य है यानी डिविडेंड है, ठीक। आपका शेषफल कितना आया है, भागफल कितना आया है, 4 आया है। इधर जो आया है इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, ठीक। इसको इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं, ठीक। और नीचे जो हमारा शेष बचता है इसको शेषफल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। अच्छा, यह जो आप भाग बनाते हैं, इस भाग को आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका यह भाग सही है या गलत है, ठीक। इसका एक सूत्र है जिसको आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। यानी यह जो भाज्य है यह क्या, इसका मान क्या है, भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल, ठीक। इसको आप सही भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो देखिए आपका भाज्य कितना है, 9 है, 9 बराबर, देखिए भाजक गुने भागफल है, भाजक कितना है 2 गुने भागफल कितना है 4, अच्छा जोड़ शेषफल, शेषफल कितना है आपका 1, ठीक है। तो 9 बराबर, देखिए 4 दूना 8, 8 में 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9, आपका यह सूत्र सही हो गया, ठीक है, ठीक। यही सूत्र जो है यही यूक्लिड का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक। इसी को आप दूसरे भाषा में आप लिखेंगे, कहने का मतलब है आप इसको अगर आप A मान ले, ठीक है, और इसको अगर आप B मान ले, ठीक, इसको आप अगर Q मान ले और इसको आप अगर R मान ले, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R, ठीक। यही जो सूत्र है यही क्या है, यही तो है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका, यही क्या है, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे, एकदम आसान है यह। तो आप क्या करें, इस सूत्र को आप नोट कर ले, याद कर ले, समझ ले, इसको बार बार रिपीट करके, ठीक। और अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करते हैं इसी के आधार पर। हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें 5 प्रश्न हैं, इन सभी को एक एक करके हल करेंगे हम।
ठीक है। इस पहले प्रश्न में 3 प्रश्न है, पहला को हम खुद से बना देंगे, इसके बाद आप लोग खुद से हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद के प्रश्नों को भी आप क्या करेंगे, पहले खुद से प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तब आप आगे वीडियो का सहारा लेंगे, ठीक। आप जितना ज़्यादा खुद से हल करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न जो है इसमें निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको इन तीनों प्रश्नों में क्या करना है, HCF निकालना है, और कैसे निकालना है, तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड के द्वारा, ठीक है। चलते हैं कॉपी पर। तो देखिए, यह है आपका पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, 135 और 225 का क्या करना है, आपको HCF ज्ञात करना है, ठीक है, महत्तम ज्ञात करना है, ठीक, यही करना है। आप पहले क्या करते थे, इस तरह से भाग विधि के द्वारा इसका HCF ज्ञात कर लेते थे। जैसे 135 और 225 का निकालना है, तो 225 में आप छोटे वाले से बड़े वाले में छोटे वाले से आप क्या करते थे, भाग कर देते थे, ठीक। और भाग करने पर क्या होता, जो शेषफल आता था, ठीक, अगर वह शून्य नहीं है तो फिर से इसको हम क्या करते थे, ये इसको बना देते थे, यहाँ पर लिख देते थे और इसमें भाग देते थे, ठीक। अगर शून्य नहीं आया तो फिर से इसको हम क्या करते थे, इसमें भाग देते थे, ठीक। जब तक शून्य नहीं आया तब तक हम यहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहते थे, ठीक। और जो सबसे लास्ट जो होता था हमारा भाजक, वही क्या होता था, वही HCF होता था, यानी यह जो 45 आया है यही क्या होता था, HCF, ठीक। लेकिन इसको हमको ऐसे हल नहीं करना है, इसको हमको हल करना है कैसे, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड के द्वारा। और यह जो यूक्लिड परिमिका है ना, कैसे निकालेंगे हम लोग, यूक्लिड परिमिका के द्वारा। और यह जो यूक्लिड परिमिका है यह क्या है, यह A बराबर BQ प्लस R है। क्या है, A बराबर BQ प्लस R। और इसमें हम एक किसको मानेंगे, तो जो बड़ा वाला संख्या होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, A मानेंगे। देखिए, इस दोनों में 225 है, ठीक, इसको हम बड़ा वाला संख्या मान लेंगे, और यह B जो है इसको हम जो छोटा वाला संख्या है इसको मान लेंगे, ठीक। अच्छा, Q का मतलब होता है कोसेंट, यानी भाग देने पर जो इधर वाला आता है वह Q है, और नीचे वाला जो शेष आता है यह क्या है, R है, ठीक है, यही है। तो देखिए, ये जो है हम किसको मान लिए, 225 को, तो 225 बराबर B किसको मान लिए, जो छोटा वाला है उसको मान लिया, यानी 135 को, 135, ठीक। अब आप 135 में कितना से गुना करेंगे कि यह 225 या 225 से कम आए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, जैसे इसमें हम भाग किए थे वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ भी दिमाग लगाएंगे, है ना। तो 1 से हम करेंगे, यहाँ 1 से किए थे, ठीक। तो कितना आया था हमको, शेष 90 शेष आया था। तो 135 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो आपको शेष कितना आएगा, 90। तो यह जो R है इसको हम यहाँ पे 90 लिख देंगे, ठीक है। तो इस सूत्र पर यह बैठ गया आपका 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90, ठीक। अब देखिए, सेम टू सेम यही फार्मूला है, ठीक, बस हमारा स्टाइल बदल गया है। आप पहले भाग विधि से बनाते थे, अब इसी का नाम हो गया यूक्लिड परिमिका, है कुछ भी नहीं है, यह भागे विधि जो आप बनाते थे, लेकिन इसी का नाम पलट गया यहाँ पे, ठीक है। और आपको लग रहा है कि बाप रे कितना बड़ा चीज़ है, एकदम हल्का है। अब आपको यही प्रक्रिया तब तक आगे ले जाना है जब तक यह यहाँ पे शून्य नहीं हो जा रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 90 आ गया था, फिर हम क्या किए हैं, इसको फिर हम 135 में फिर भाग दे दिए हैं, ठीक। तो फिर अब हम वही करेंगे, अब हम इस 135 को अब यहाँ ले आएंगे, ठीक। अच्छा, यह जो 90 शेष आया है इसको हम B के पास ले आएंगे, ठीक, 90। अब देखिए, इसमें हम कितना से गुना करें कि 135 से 1 से कम है, तो फिर से आपको 1 से गुना करना पड़ेगा। देखिए, आप 1 से गुना किए हैं ना, 90 का ही 90, ठीक। तो आपको शेषफल कितना है, 45 प्लस 45 कर देंगे, ठीक। यही प्रक्रिया आगे चल रहा है, अभी भी यह शून्य नहीं है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस 90 को यहाँ ले आएंगे, ठीक, बराबर, और इस 45 को फिर B की जगह पर ले आएंगे, 45 गुने। अब हम 45 में कितना से गुना करें कि यह 90 या 90 के बराबर आ जाए, या 90 से छोटा है, तो 45 दूना 90, ठीक, 45 दूना 90 आ गया। अब हमारा शेष कितना होगा, शून्य होगा। देखिए, अब हमारा जब शेष शून्य हो गया, ठीक है, तो अब जो हमारा भाजक होगा यानी यह 45, ठीक है, यही क्या होगा, यही होगा HCF, ठीक है। एकदम आसान है, इसी को लिख देंगे हम, लिखेंगे कि चूंकि शेषफल शून्य हो गया है ना, शून्य हो गया, और भाजक 45 है, भाजक कितना है, 45 है, अतः यह जो HCF है, HCF यानी महत्तम किसका किसका, 135 और 225 का, यह कितना होगा, यह होगा 45 यानी 45, ठीक है। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, एकदम आसान तरीका है ना। आप जो पहले भाग विधि से बनाते थे सेम टू सेम वही चीज़ है, बस हमारा लिखने का अंदाज बदल गया है, तो इसका नाम हो गया यूक्लिड परिमिका, ठीक है।
तो देखिए इस पहले प्रश्न में आपने पहले प्रश्न को तो हल कर लिया। अब हम इस दोनों प्रश्न को हल कर लेते हैं, 196 और 38,220, और तीसरे में है 867 और 255। ठीक है, इस दोनों का HCF निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो दूसरा प्रश्न है 196 और 38,220 में यूक्लिड परिमेयिका के द्वारा, क्या है यूक्लिड परिमेयिका, एक A बराबर BQ प्लस R। ठीक, हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा वाला होता है इसको A कर लेते हैं 38,220, और B के स्थान पर छोटा वाला रख लेते हैं, और इसमें ऐसा संख्या से गुना करते हैं। ठीक है, ऐसा संख्या से गुना करते हैं कि हमको इतना आए या इतना से कम आए। ठीक, तो हम जब 195 से गुना किए हैं तो यह क्या आ गया है, 38,220 यहाँ आ गया है, यानी शेषफल क्या हो गया हमारा, शून्य आ गया। तो जब शेषफल शून्य आ गया, ठीक है, तो हमारा जो HCF है वह क्या हो जाएगा, वह भाजक हो जाएगा, यानी 196 हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे कि चूंकि शेषफल शून्य हो गया, ठीक, और भाजक शून्य जब शेषफल हुआ है तो भाजक कितना था, 196 है। ठीक, अतः HCF, इसका HCF क्या हो जाएगा, 196। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न में भी, तीसरे प्रश्न में भी यूक्लिड परिमेयिका के द्वारा A बराबर BQ प्लस R तो है ही, A को क्या मानेंगे, बड़ा वाला 867, ठीक, और B क्या है हमारा, छोटा वाला 255। इसमें ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि 867 आए या इससे कम आए। ठीक, तो 3 से गुना किए हैं तो हमारा शेषफल कितना है, 102। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, 102 को B की जगह पर रख देंगे। ठीक, अब हम इस 102 में इस संख्या से गुना करेंगे कि 225 आए या इससे कम आए। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो 51 शेषफल आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 102 को यहाँ ले आएंगे और 51 को B के जगह पर ले आएंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है, 102 में 102 यहाँ आ गया, तो इस 51 में ऐसा संख्या से गुना करना है कि 102 आए या इससे कम आए। ठीक, तो जब हम 2 से गुना किए हैं तो 102 आ गया है, यानी शेषफल हमारा कितना आ गया, शून्य। ठीक, उसी प्रकार चूँकि शेषफल बराबर शून्य आ गया, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, जब शून्य आ गया शेषफल तो HCF हमारा यही भाजक हो जाएगा, यानी 51 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक, एकदम आसान प्रश्न था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, यह क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम चलते हैं कॉपी पर, देखते हैं कैसे बनेगा यह। आपको दर्शाना क्या है, आपको दर्शाना यही है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह किसके रूप में होता है, 6Q+1 के रूप में, या 6Q+3 के रूप में, या 6Q+5 के रूप में होता है। ठीक, तो कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा इसको सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। ठीक, और कोई एक पूर्णांक आप मान लेंगे B। ठीक है, आपको तो पता ही है यूक्लिड परिमेयिका के द्वारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है वह क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, और यह जो सूत्र है इसी में आपको क्या करना है, यह जो B है इसका मान आपको 6 मान लेना है। ठीक, इसका मान क्या करना है, आपको 6 मान लेना है, तब आपको जो यह प्रश्न है यह आसानी से एकदम बन जाएगा। ठीक है, माना कि B बराबर 6 कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जब B बराबर 6 कोई धनात्मक पूर्णांक आप मान लिए तो यह जो वैल्यू है, यानी B का जो वैल्यू है 6, अगर आप इसको इस प्रमेय में डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा A बराबर 6Q+R। ठीक है, B के जगह पर 6 का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर 6Q+R। अच्छा, आपको यह चीज़ तो पता है कि यह जो शेष है R, यह हमेशा इस संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ जो संख्या है B, इस B संख्या से हमेशा यह जो R है शेषफल यह छोटा होता है। ठीक, तो यहाँ R बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 तो नहीं हो सकता है ना, 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सब इसके बराबर या इससे बराबर बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो R बराबर यही 6 में से कोई एक हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो A का मान है इस R के अलग अलग मान पे अलग अलग हो जाएगा। ठीक, अब जैसे आप R का मान अगर आप 0 ले लेंगे, ठीक है, तो आपका A का मान क्या हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर आप R का मान 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मान A बराबर हो जाएगा 6Q+1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर आप R का मान 2 ले लेंगे तो आपका A का मान हो जाएगा 6Q+2। अगर आप R का मान 3 ले लेंगे तो आपका हो जाएगा A बराबर 6Q+3। ठीक, उसी प्रकार 6Q+4 और 6Q+5, इस तरह से अलग अलग मान निकल जाएगा। ठीक, अगर आप 1 लिए हैं R बराबर तो 6Q+1,
2 लिए हैं तो 6^2, 3 लिए हैं तो 6^3, और 4 लिए हैं तो 6^4, और 5 लिए हैं तो 6^5, यही हो सकता है। ठीक, अब देखिए यह जो 6 है यह, ठीक, और 6^2 यह, और 6^4 यह तीनों संख्या जो है यह क्या है, यह इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। अब यह सम संख्या इसलिए है क्योंकि अब आप अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो यह विभाजित हो जाएगा। ठीक, इसमें भी अगर आप 2 से भाग देंगे तो यह भी विभाजित हो जाएगा, इसमें भी आप 2 से भाग देंगे तो यह भी विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो यह तीनों तो पहले ही छट गया, क्यों, क्योंकि यह तीनों सम संख्या है। ठीक, आपको दर्शाना क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक 6^1, 6^3 और 6^5 के रूप में होता है। ठीक, तो जब सम संख्या छट गया तो आपका यह जो विषम पूर्णांक है यह क्या बच गया, यही ना बच गया, तीनों। ठीक है, तो हम इसी तीनों को क्या करेंगे, लिख देंगे। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह किसके रूप में होता है, 6^1, 6^3 और 6^5 के रूप में होता है। ठीक, एकदम आसान है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। दर्शाने से पहले हम यह देख लेंगे कि प्रश्न में हमको क्या पूछ रहा है। ठीक, प्रश्न में देखिए 6^1 है तो हम विभाजन प्रमेयिका जो है यूक्लिड का, उसमें हम b बराबर क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 3 नंबर। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह प्रश्न हमको लगता है समझ में नहीं आया होगा, इसको आप अच्छे से समझें। देखिए, इसको हम आसान कर दिए हैं समझने के लिए। क्या कह रहा है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली सेना का टुकड़ा है। ठीक, मान लीजिए यह सेना का टुकड़ा है, कै गो है, 6 से 16 गो है। उसको इस तरह से खड़ा होना है सजा के, देखिए 1 2 3 4 5 5 5 5, इस तरह से सेना को खड़ा होना है। देखिए हम अपना मन से बना दिए हैं। ठीक है, यह 6 से 16 को है नहीं, इसको बनाने हल करने में पता चलेगा यह कितना का होगा। ठीक, यानी सेना को इसी तरह से समान स्तंभ में खड़ा होना है। ठीक, सेना का सदस्य कितना है, 6 से 16 को। अच्छा, जस्ट सेना के पीछे बैंड वाले को भी खड़ा होना है, जिसका कई गो सदस्य है, 32 को सदस्य। ठीक है, तो 32 को सदस्य वाला जो बैंड का पार्टी है ना, इसको सेना के ही जस्ट पीछे खड़ा होके साथ में मार्च करना है, और इस तरह से मार्च करना है कि सेना का स्तंभ और बैंड का स्तंभ एक स्तंभ में यह मार्च करे। ठीक है, तो यह जो स्तंभ का संख्या है वह कितना होगा, इसमें तो 5 है ना, हम अपना से बनाए हैं, लेकिन सही में जब इसको हम हल करेंगे तो यह कितना होगा, क्योंकि सेना का संख्या है 6 से 16 को और बैंड का संख्या है 32 को। तो इसको हम हल करते हैं कॉपी पर। तो देखिए प्रश्न में सेना जो है 6 से 16 को है और बैंड है 32 को। ठीक, और दोनों समूहों को यानी सेना को और बैंड को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करने हेतु अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना पड़ेगा, महत्तम ज्ञात करना पड़ेगा। तभी आपको मालूम चलेगा कि एक समान स्तंभ में कितना स्तंभ होगा जो यह दोनों फिट हो जाएगा एकदम। ठीक, तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा A बराबर BQ प्लस R होता है। हम A किसको मान लेंगे, जो बड़ा वाला है यानी 6 से 16 को। B किसको मान लेंगे, छोटा वाला। ठीक, अब हम इसमें 32 में कितना से गुना करें कि 6 से 16 या इससे कम आए। तो देखिए अगर आप 32 में 19 से गुना करेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा 6 से 16 से कम आएगा। आपको शेषफल जो है वह बच जाएगा 8। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इस 32 को इधर लाएंगे। ठीक है, 32 बराबर, और इस 8 को B के जगह पर लाएंगे। ठीक, अब 8 में आप कितना से गुना करेंगे कि ये 32 या 32 से कम है, तो 8 चौका 32 हो गया। ठीक, आपका शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो शेषफल यहाँ क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। जब शेषफल 0 हो गया तो हमारा जो भाजक है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक, अतः HCF बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक, यानी जब आपका HCF 8 हो गया, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने हेतु अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब अभी जो हम आपको बताए हैं कि इस तरह से आर्मी को क्या करना है, मार्च करना है। ठीक, यानी एक समान स्तंभ में रहना है। आर्मी का संख्या ज़्यादा है और बैंड का संख्या कम है, 32 को है, तो एक समान में करने के लिए हमको कई गो स्तंभ बनाना होगा। कितना है आपका HCF 8, यानी 8 गो स्तंभ में यह मार्च करेगा। 1 2 3 4 5, एक और 7 6 7 8, इस तरह से 8 स्तंभ में अगर मार्च करेगा तो एक लगेगा कि हाँ एक स्तंभ में यह सेना और बैंड दोनों क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। ठीक,
तो यही आपको हल करना था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4 नंबर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होता है? 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, चलते हैं कॉपी पर। आपको दर्शाना यही है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या है? 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, और देखिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो आपको पता ही है क्या है, a बराबर BQ + R। ठीक, तो देखिए इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई पूर्णांक मान लेंगे a, ठीक है, और b किसको मानेंगे? तो देखिए यहाँ 3m और 3m+1 के रूप में आपको दर्शाना है, तो हम लोग b को 3 मान लेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, एक कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे और b बराबर क्या है? 3 है। ठीक, अब देखिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर BQ + R। ठीक है, तो इसी के रूप में हम यहाँ पे ये जो अभी हम माने हैं इसको हम लिख देंगे, यानी a बराबर BQ, b क्या मान लिए हैं हम? 3 मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? 3Q + R। ठीक, अब देखिए यह तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम तो इसको बैठा दिए। यह जो R है, यह R क्या हो सकता है? देखिए यह जो R है यह जब भी होगा तो इस 3 से छोटा ही होगा। ठीक, तो इस 3 से जब छोटा होगा तो यह R 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 तो नहीं होगा। ठीक, तो R बराबर 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकता है। अगर R बराबर 0 लेते हैं तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा? 3Q, R 0 हो जाएगा। अगर R बराबर 1 लेते हैं, ठीक, तो a बराबर हो जाएगा 3Q + 1। ठीक, अच्छा, अगर R बराबर आप 2, यह 1 है, ठीक है, अगर R बराबर आप 2 लेते हैं, ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3Q + 2। ठीक, अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+3 या 3m+1 के बराबर होता है। ठीक, कहने का मतलब आपको वर्ग करना है। a बराबर 3Q है और अगर आप a² कर देंगे, ठीक है, a² कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 3Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 3Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9Q², यही होगा। अब देखिए यह जो 9Q² आया, ठीक है, इसमें अगर आप 3Q² को आप m मान लेते हैं, माना कि 3Q² बराबर m, ठीक है, अगर आप 3Q² को m मान लेंगे, ठीक है, तो यह 3m बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह 3 × 3 बराबर 9 होता है ना। यह जो 9Q² है आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3Q²। ठीक, और चूंकि आप 3Q² को m मान लिए तो यह किसके रूप में हो गया? यह हो गया 3m के रूप में। ठीक, 3m के रूप में हो गया यह a। अच्छा, ठीक उसी प्रकार अगर R 1 है तो a बराबर 3Q + 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, a² बराबर क्या हो जाएगा? 3Q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसका a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² होता है, यानी 9Q² a² + 2ab यानी 6Q + b², यानी 1 का 1 ही रह जाएगा, यही होगा। ठीक, अच्छा, इसमें आप क्या करें कि यहाँ पे 3Q को आप अलग कर ले। ठीक है, 3Q को आप अलग कर ले, नहीं Q को नहीं, सिर्फ 3 को ही अलग करें, कॉमन ले ले। ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा? आपका बच जाएगा 3Q² + 2Q + 1। ठीक है, इसमें से अगर इस दोनों में से आप 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा? 3Q² + 2Q + 1 बाहर बच ही गया। ठीक, अब चलिए, अब जैसे आप इसमें 3Q को m मान लिए हैं, ठीक है, उसमें आप क्या करें? इसको m मान लें। यह जो संख्या है इसको क्या करें? आप m मान लें। ठीक, तो जब आप इसको m मान लेंगे तो यह किस रूप में हो जाएगा? यह हो जाएगा 3m + 1 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला है, अगर R बराबर आप 2 लेते हैं, ठीक, तो a बराबर 3Q + 2 हो जाएगा। अच्छा, ठीक उसी प्रकार a² बराबर क्या हो जाएगा? 3Q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा? a² + b² + 2ab + b² होगा। ठीक, यानी 3 तिहाई 9 a²
9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 दूना 6 दूना 12 क्यू प्लस b स्क्वायर यानी 2 दूना 4, यही होगा। अब देखिए, अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सा इसको आप तोड़ ले। यह जो 9 क्यू स्क्वायर है इसको आप अभी आप उतना ही रहने दें। हम 4 को 3 में कर लेते हैं। देखिए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1 कर देते हैं। यह जो 4 है इसको हम क्या किए हैं, 3 प्लस 1 कर दिए हैं। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 9 हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 क्यू 4 क्यू हो जाएगा। ठीक, प्लस 3 इकाई 3, बाद में हमारा क्या बच गया, 1 बच गया प्लस 1। इस तीनों में से हम क्या किए हैं, 3 को कॉमन ले लिए तो हमारा ये बच गया। अब फिर देखिए इसमें भी, अब फिर से इसमें यह जो आपको आया, अगर आप इसको आप क्या करते हैं, m मान लेते हैं। ठीक, यानी आप फिर से इसको क्या करते हैं, इस पूरे को m मान लेते हैं, तो फिर से यह जो आपका a है, a स्क्वायर यानी यह जो पूर्णांक का जो आप वर्ग किए हैं, तो वह क्या आ गया, 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। ठीक, देखिए आप इसको क्या किए हैं, m मान लिए हैं। ठीक, तो यह आ गया आपका 3m के रूप में। इसको m मान लिए तो यह आ गया आपको 3m प्लस 1 के रूप में। इसको आप m मान लिए तो यह क्या आ गया, यह भी 3m प्लस 1 के रूप में। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर आप वर्ग करेंगे तो यह या तो वह 3m के रूप में आएगा, ठीक है, और नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यह 3m के रूप में है, या 3m प्लस 1 के रूप में, या 3m प्लस 1 के रूप में है। ठीक है, तो लास्ट में आप लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, आप देख लिए यहाँ पे 3m हो रहा है, यानी तो 3m प्लस 1 के रूप में हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो रिपीट करें, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है यह। ठीक है, यह तीनों हम अलग अलग करके हम दर्शाए हैं। ठीक, हम पहले में क्या किए हैं, r बराबर 0 लेके देखें, r बराबर 1 लेके देखें, और फिर r बराबर 2 लेके देखें। ठीक है, यह पहला कंडीशन है, और यह दूसरा कंडीशन है, और यह तीसरा कंडीशन है। और तीनों कंडीशन से हमको क्या आया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप में ही होता है। ठीक, तो चलिए अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है 5वें नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आपको क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब घन इसी के रूप में होता है। चलते हैं कॉपी पर, हम प्रश्न को क्या करेंगे, अपने हिसाब से नोट कर लेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होना चाहिए, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होना चाहिए, यही हमारा प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अच्छा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, a बराबर bq प्लस r है, यह तो आपको पता ही है। तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे कि हम एक कोई पूर्णांक मान लेंगे, माना कि ये कोई पूर्णांक है और b बराबर 3 है। ठीक, इसी यूक्लिड परिमेयिका के हिसाब से इसको हम मानेंगे ताकि हमको हमारा प्रश्न जो है वो आसानी से हल हो जाए। अब जब आप एक पूर्णांक मानेंगे और b बराबर 3 मानेंगे तो यूक्लिड परिमेयिका के अनुसार a बराबर bq प्लस r जो है यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा a बराबर b का कितना मान लिया, 3q प्लस r। ठीक, अब देखिए यह जो r है यह 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन आपका हो रहा है, r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 3 तो नहीं होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस तीनों कंडीशन को लेके उसका घन करके हम देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर r बराबर 0 है, ठीक, अगर आप 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक, जब a बराबर 3q हो जाएगा और आपको क्या करना है, इसका घन का आप ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको आप जब घन करेंगे तो क्या होगा, aq बराबर 3q का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यह जो घन है 3q का होल क्यूब आप जब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 × 27 क्यू का घन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर आप इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27 यानी 3 क्यू का होल क्यू हो जाएगा, यही होगा। ठीक, अच्छा, यह जो 9 बाहर आया है और 3 क्यू का होल क्यू जो आया है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इस 3 क्यू का होल क्यू को अगर आप m मान लेंगे, ठीक, आप जब खुद से बनाएंगे तो आप इसके नीचे विस्तार करके लिखेंगे कि माना कि 3 क्यू का होल क्यू बराबर m, तो यह जो संख्या a है
ठीक है, भले ए क्यू है, यह बराबर क्या हो जाएगा, यह 9m के रूप में हो जाएगा। ठीक, अगर आप इस पूरे को m मान लेंगे, इस पूरे को m मान लेंगे तो यह संख्या 9m के रूप में नहीं हो गया। ठीक, यानी ए क्यू बराबर क्या हो गया, 9m हो गया। अब हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार r बराबर 1 रख के देखेंगे कि अगर r बराबर 1 होगा तो क्या होगा। अब देखिए, अगर r बराबर 1 मानेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q + 1। ठीक, ए क्यू बराबर जब आप इसको घन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा। अब देखिए a + b का होल क्यू क्या होता है, आपको पता है, a + b का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। अब आप क्या करें, इसी के सूत्र पर आप इसको तोड़ के इसका वैल्यू निकाल ले, तो जो आप निकालेंगे तो आपको इतना ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 27q का होल क्यू प्लस 1 प्लस 27q का होल स्क्वायर प्लस 9q। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस एक को साइड में कर लेंगे। ठीक है, और इस तीनों को एक तरफ कर लेंगे। देखिए हम क्या किए, इस एक को अलग कर दिए और बाकी इस तीनों को एक साथ लिख दिए। अब देखिए इस तीनों में से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन है, हम 9 कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, जब इस तीनों में से आप 9 कॉमन निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 9 × 3 = 27 q का होल क्यू प्लस 9 × 3 = 27 q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। देखिए इसी रूप में हो गया। अब आप इस पूरे को अगर आप m मान लेंगे, ठीक है, तो यह भी आपका ए क्यू बराबर किस रूप में हो गया, 9m + 1 के रूप में हो गया, 9m + 1 के रूप में हो गया। ठीक है, और यहाँ यह 9m के रूप में आया था। ठीक, तो r बराबर 0 रखे हैं तो 9m के रूप में आ गया, r बराबर 1 रखे हैं तो यह 9m + 1 के रूप में आ गया। हम r बराबर 2 रख के देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए, अगर आप r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर आपका 3q + 2 हो जाएगा, और इसका अगर आप घन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3q + 2 का होल क्यू। इसको जब आप तोड़ेंगे तो यह इतना ही आएगा। ठीक है, इसी सूत्र पर आप करके देख ले। ठीक, अच्छा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होने के चलते हम क्या करें, इसको थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 9 × 3 = 27 3 q का होल क्यू प्लस 9 × 6 = 54 q का स्क्वायर प्लस 9 × 4 = 36 q, यही होगा प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यह फिर से 9m + 8 के रूप में आ गया। अगर आप इस पूरे को अगर आप m मान लेंगे, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 9m + 8 के रूप में हो गया। ठीक है, इसको आप विस्तार में लिखेंगे अपने कॉपी में जब आप बनाएंगे कि माना कि इतना बराबर m, अतः यह जो पूरा यह ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9m + 8। ठीक, तो देखिए आप क्या किए हैं, r बराबर 0 लिए हैं तो 9m आ गया आपको, r बराबर 1 लिए हैं तो आपका आ रहा है 9m + 1 के रूप में, r बराबर 2 लिए हैं तो आपका आ रहा है 9m + 8 के रूप में। ठीक, आपको प्रश्न में क्या दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, ये देखिए ये धनात्मक पूर्णांक माने थे a, ठीक, इसका घन ए क्यू है, इसका घन ए क्यू बराबर क्या आ गया, ए क्यू बराबर आ गया 9m, फिर इसका घन ए क्यू बराबर कितना आ गया, 9m + 1, फिर इस धनात्मक पूर्णांक का घन ए क्यू बराबर क्या आ गया, 9m + 8 के रूप में आ गया। ठीक, तो इसके नीचे हम लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में ही होता है। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ गए होंगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा, नहीं समझे तो थोड़ा दिक्कत होगा। आप इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करें, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका अंतिम प्रश्न, यह था आपका प्रश्नावली 1.1। इसको आपने अच्छे से हल किया, इसके सभी आधारभूत तथ्यों को आपने, बेसिक चीज़ों को अच्छे से समझा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके अगले पार्ट का वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो के द्वारा इसको हल करें और इसके जो भी बेसिक तथ्य बताए गए हैं आपको, आप उसको अच्छे से समझें और याद कर लें। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो था आपके लिए। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें और कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।